नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, पीटी एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि वादा किया था, हम हाजिर हैं अपनी वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। अब हम सारे कॉन्टिनेंट्स के फिजिकल फीचर्स देखेंगे, ठीक है। तो आज पहला कॉन्टिनेंट आएगा, कल के दिन दूसरा आएगा, फिर ऐसे करते करते जैसे हम पॉलिटिकल मैपिंग में ऑस्ट्रेलिया और पॉलिनेशिया मेलानेशिया तक गए थे, वैसे ही इस वीडियो में भी हम जाएंगे। ये पूरी सीरीज हमारी फिजिकल मैपिंग तक चलेगी। तो ये आप देख सकते हैं विश्व के सभी प्रमुख कॉन्टिनेंट्स को और सभी प्रमुख ओशियंस को। तो मैंने इसकी ट्रिक आपको एक बताई ही है, बहुत नॉर्मल सी ट्रिक है, आप में से कोई भी लगा सकता है। पैसा की तो पी से पैसिफिक हो गया, ए से ये आपका अटलांटिक ओशन हो गया, आई से आपका इंडियन ओशन हो गया, हमारा खुद का ओशन, एस से आपका सदर्न ओशन हो गया, जिसे आप अंटार्कटिक ओशन के नाम से भी जानते हो। आप में से बहुत ने इसे अंटार्कटिक के नाम से पढ़ा होगा। और आखिरी में हो गया हमारा आर्कटिक ओशन, जो कि सबसे छोटा है। और अब हम अपनी कॉन्टिनेंटल की सीरीज की शुरुआत करेंगे, जिसकी हमने शुरुआत पिछली बार भी नॉर्थ अमेरिका से की थी। तो आज हम बेसिकली नॉर्थ अमेरिका के जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं, जिसमें डेजर्ट्स, माउंटेन्स, वहाँ की लोकल विंड्स और जितनी भी चीज़ें हैं, उन सभी पे नज़र डराएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं इसको। मेजर क्लाइमेटिक जोन्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे किस तरह की जलवायु पाई जाती है, क्योंकि जलवायु ही डिटरमाइन करती है कि उस क्षेत्र में डेजर्ट बनेगा, उस क्षेत्र में एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे या उस क्षेत्र में डिसाइडस फॉरेस्ट होंगे। तो आपकी जो क्लाइमेट होती है, जो कि लैटिट्यूड और कई अन्य फैक्टर जैसे कि ओशन करेंट्स हो गई, वहां पे कौन सी लोकल विंड बह रही है, इन सारी चीज़ों को लेकर के बनती है। तो उसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे जो आप ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो इस कलर में है, इसको आप ध्यान से देखिए, ये ग्रासलैंड का क्षेत्र है। तो यहाँ पे हरे घास के मैदान पाए जाते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हरे घास के मैदान पाए जाते हैं, लेकिन ये ट्रॉपिकल नहीं पाए जाते, ये टेम्परेट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड्स के मैदान। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट का फर्क ये है कि ट्रॉपिकल वाले ग्रासलैंड जो होते हैं वो 0 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री हाफ, ठीक है। ये नदर्न हेमिस्फीयर में भी हो सकता है और ये सदर्न हेमिस्फीयर में भी हो सकता है। तो इनके बीच के जो पाए जाते हैं उन्हें हम ट्रॉपिकल कहते हैं। 23 डिग्री हाफ से ऊपर नदर्न और सदर्न दोनों हेमिस्फीयर में ये टेम्परेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। 23 डिग्री 23.5 डिग्री से आगे का मतलब ये नहीं है कि ये पाए जाएंगे 90 डिग्री पे, इसका ये मतलब कतई नहीं है। इसका मतलब है कि 60 डिग्री तक, 60 डिग्री 65 डिग्री ये सारी चीज़ें जो हैं ये टेम्परेट की होती हैं। क्योंकि आगे तो आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे, पोल्स की तरफ जाओगे, तो आपकी जो भी वेजिटेशन होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, वो खत्म होने लगेगी। फिर टुंड्रा और टाइगा का क्षेत्र आ जाता है, तो वहां पे तो कुछ पाया नहीं जाता, इसलिए ये ग्रासलैंड्स हैं। फिर यहाँ पे इतना जो एरिया है ये डेजर्ट का है। ये जो आप देख रहे हो ये डेजर्ट का एरिया है। तो इसमें जो प्रमुख डेजर्ट है उनको भी हम देखेंगे। ये वाला जो क्षेत्र है ये पोलर टुंड्रा है, ठीक। और यहाँ पे आइस कैप मौजूद है। तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा क्षेत्र, इसमें हम देखिए, ये जो आप पूरा का पूरा क्षेत्र देख रहे हैं ये ब्लैक शेड में, ये आपका पोलर टुंड्रा रीजन है। और यहाँ पे आप देखिए जो डार्क ब्लू में है ये आइस कैप के रीजन है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ग्रीनलैंड है। आप सभी को पता है। तो ग्रीनलैंड किसकी टेरिटरी है, कौन से कंट्री का यहाँ पे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है? कमेंट थ्रेड में कोई मुझे बताए। इसके बाद यहाँ पे आप ये जो ग्रीन वाला क्षेत्र है ये देखो, ये पूरी की पूरी टेम्परेट लैंड है यहाँ पे, जैसा कि मेंशन्ड है। और ये वाला क्षेत्र भी डेजर्ट है। तो ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हो ये भी डेजर्ट है। हालांकि ये अलग अलग है, एक टेम्परेट है और एक सब ट्रॉपिकल है। टेम्परेट का जो लैटिट्यूड है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा सब ट्रॉपिकल से, बस यही फर्क है। और यहाँ के जो डेजर्ट है ये ट्रॉपिकल डेजर्ट है, जैसे कि ये पूरा जो एरिया है ये भी डेजर्ट है। तो ये बेसिक आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या ग्रासलैंड है, क्या डेजर्ट है। ये रेन फॉरेस्ट का क्षेत्र आ जाता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये मैक्सिको का क्षेत्र है, आपको पता होना चाहिए। ये 3 कंट्रीज मुख्य रूप से हैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तीनों कंट्रीज के नाम और तीनों कंट्रीज की कैपिटल, अमेरिका की कैपिटल, कनाडा की कैपिटल और मैक्सिको की कैपिटल, कोई मुझे अच्छे से कमेंट में लिख करके बताए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी बाकी फीचर्स को देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जो मेजर डेजर्ट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। देखिए, ग्रेट बेसिन डेजर्ट इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, नॉर्थ अमेरिका में है। ये मोजेव नहीं, इसे मोहेव डेजर्ट पढ़ते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, ये भी नॉर्थ अमेरिका में है। सोनोरन डेजर्ट ये बॉर्डर पे आता है, ये मैक्सिको में भी आता है और ये नॉर्थ अमेरिका में आता है, दोनों में ये आता है। याद रखिएगा जो सोनोरन डेजर्ट है ये दोनों में आता है। यहाँ पे देख सकते हो ये मैक्सिको तक फैला है। फिर यहाँ पे ये एक लोकल डेजर्ट भी है,
चिचुआजुआन डेजर्ट, ओके, और ये कोलोराडो का प्लेटू है। ये ग्रेट प्लेन्स का क्षेत्र है। ग्रेट प्लेन्स का क्षेत्र यहाँ पे जो है उसका नाम है प्रेरीज। आपने ये पढ़ा होगा। विश्व भर में हरे घास के मैदान पाए जाते हैं, पूरे विश्व में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, साउथ अमेरिका में, इनके अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होते हैं। आपसे ये नाम भी पूछे जा सकते हैं, साथ में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये हरा घास का मैदान ट्रॉपिकल क्षेत्र में है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, या ये शीतोष्ण कटिबंधीय या समशीतोष्ण कटिबंधीय यानी कि टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में है। तो आपको पता होना चाहिए। अब आपसे अगर पूछा जाए जो प्रेरीज ग्रासलैंड हैं ये ट्रॉपिकल हैं कि टेम्परेट हैं, तो आपको पता है कि ये टेम्परेट हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन कहाँ से जाती है, तो उसमें मैक्सिको से वो जाती है। मैंने आपको इसकी भी ट्रिक बताई है, ये मैक्सिको से जाती है, नॉर्थ अमेरिका इसके ऊपर पड़ता है। तो जाहिर सी बात है जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ रहा है, यानी कि ये 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर पड़ रहा है, मतलब ये टेम्परेट का क्षेत्र है। तो आपने जब वर्ल्ड मैपिंग अच्छे से की होगी, हर चीज को पढ़ा होगा, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसलिए मैप को ध्यान से देखिए, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, इन सारी चीजों पे ध्यान दीजिए। और आपको ज्यादा अच्छे से समझना है तो मेरे वो सारे वीडियोस मौजूद हैं, उनको एक बार पुनः देखिए। अब हम चलते हैं मेजर रिवर्स और लेक्स पे। तो देखिए यहाँ की जो मेजर रिवर्स और लेक्स हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक बात आप जान लीजिए कि जो ग्रीनलैंड है ये सबसे बड़ा आइलैंड है। अगर आपसे पूछा जाए नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो आप ग्रीनलैंड जवाब देंगे, ठीक है। ये ग्रीनलैंड जो कि डेनिश टेरिटरी का हिस्सा है, मैंने जवाब बता दिया है, लेकिन फिर भी कोई कमेंट में बताएगा अच्छे से कि ग्रीनलैंड पॉलिटिकली किसका हिस्सा है और ज्योग्राफिकली किसका हिस्सा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर रिवर्स की बात की जाए तो आप सेंट लॉरेंस रिवर देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप यहाँ पे मिसौरी और यहाँ पे रेंडीर, ये तो सारी लेक हो गई। लेक्स भी देखेंगे हम, और यहाँ पे अभी ग्रेट लेक का जो क्षेत्र है, ये जो पांचों लेक पड़ती हैं इनका एक सेपरेट है, तो उसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ये जो नदियां हैं, मिसिसिपी और मिसौरी, ठीक है, इनका जो पानी है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में आता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में किन किन नदियों का पानी आता है, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका की जो सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट नदी है, मिसिसिपी और मिसौरी, ये अपना पानी गल्फ ऑफ मैक्सिको में छोड़ती है। यहां पे बर्ड फुट का डेल्टा बनता है, ठीक है, जिसे आप कहते हो कि चिड़िया जो होती है, एक बर्ड जो होती है, एक पक्षी जो होता है, उसके पैरों के निशान के जैसा डेल्टा बनता है। अब डेल्टा क्या होता है आपको पता है, नदी अपना पानी जमा करती है एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक में। जैसे कि विश्व का अगर सबसे बड़ा डेल्टा पूछा जाए तो हमारे भारत में सुंदरबन का बनता है, और सुंदरबन का डेल्टा बनाने वाली नदी का नाम है मेघना, जो बेसिकली मेघना नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी, तीनों का एक कॉम्बिनेशन है। तो सबसे बड़ा डेल्टा अगर दुनिया का पूछा जाए तो सुंदरबन में बनता है। हालांकि अगर आपसे पूछा जाए स्पेसिफिक, क्योंकि डेल्टा के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग शेप होते हैं, तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बर्ड फुट का डेल्टा कहां पे बनता है, कौन सी नदी बनाती है, तो आपको ना सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये मिसिसिपी और मिसौरी बनाती है, बल्कि ये भी पता होना चाहिए कि इनका पानी गल्फ ऑफ मैक्सिको में आके गिरता है। अब ये जो आप रियो ग्रांडे नदी देख रहे हैं ना, ये रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको और यूएस के बीच का बॉर्डर डिसाइड करती है। मैक्सिको और अमेरिका के बीच का बॉर्डर डिसाइड करने वाली नदी का नाम है रियो ग्रांडे नदी। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेक हैं, जैसे कि ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट स्लेव लेक है। तो ये जो ग्रेट शब्द है बेसिकली ये कनाडा से जुड़ा हुआ है या तो ऑस्ट्रेलिया से। ज्यादातर आपको जो ग्रेट शब्द है वो आपको कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, इसलिए आप थोड़ा सा इसमें, अगर आपका दिमाग सही है और आपने सारी चीजें पढ़ी हैं, तो आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके इसको कर सकते हैं। ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक, ये दो हो गई कनाडा में। यहाँ पे और फिर जितनी भी ये सुपीरियर, ह्यूरन, एरी, ये सारी के सारी लेक हैं, इनको तो अभी हम अगले में देखेंगे। एक लेक विनीपेग है, इसे भी याद रखिएगा, ये भी कनाडा में है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं, यहां पे कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं अमेरिका से जुड़ी हुई। तो यहां पे देखिए माउंटेन रेंजेस की अगर बात करें, अभी हम सब कुछ मैप में देखेंगे, लेकिन कुछ चीजें यहां पे मैं स्पेसिफिकली नोट करा दूं। माउंटेन रेंजेस की अगर आपसे बात की जाए तो देखिए नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में सबसे पहले आती है एप्लेचियन। एप्लेचियन काफी पुरानी है, और ये हमारी जब अरावली हिल्स बनी थी, अरावली पहाड़ियां जो कि आज अपने संकुचन के दौर से गुजर रही हैं, काफी उनकी हाइट कम हो चुकी है, लेकिन देखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड माउंटेन्स हैं। हिमालयाज को हम लोग यंगर माउंटेन्स कहते हैं, लेकिन अरावली हमारी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। तो एप्लेचियन भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। फिर हम देखेंगे रॉकीज। तो रॉकीज जो है ये 6000
किलोमीटर तक फैली हुई है अमेरिका में, ठीक है। 6000 किलोमीटर तक का इनका एक्सटेंशन है, ये चीज याद रखिएगा। फिर अलास्का में आती है अमेरिका की सबसे बड़ी चोटी, माउंट मैकिनले, ये अलास्का में पड़ती है, नाम याद रखिएगा। और ये किसके तहत आती है? मैकेंजी माउंटेन्स के तहत आती है। ये मैकेंजी माउंटेन्स पूरी की पूरी एक माउंटेन रेंजेस है, जैसे कि हिमालय एक माउंटेन रेंजेस है, जैसे कि अराकान योमा है म्यांमार में, सुलेमान रेंज है पाकिस्तान में, तो वैसे ही अलास्का में है मैकेंजी माउंटेन की श्रेणी, जिसमें माउंट मैकिनले, इसकी लंबाई आप याद रखिएगा 6194 मीटर। ओके, ये जो अलास्का में माउंट मैकिनले है, इसकी जो हाइट है वो है 6194 मीटर, और ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है। ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, ज्योग्राफी में कभी भी पूछा जा सकता है। फिर अमेरिका में एक जगह पड़ती है डेथ वैली, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी रहता है, बहुत ही गर्म क्षेत्र रहता है, और यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट भी अमेरिका का पाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। फिर मैंने रियो ग्रांडे तो बता ही दिया कि वो मैक्सिको और यूएस के बीच का बॉर्डर बनाती हैं। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे 5 ग्रेट लेक्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इनका फीचर क्या है और ये किस हिसाब से बटी हुई हैं। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, लेक मिशिगन को छोड़ करके ये जो चारों लेक हैं, यानी कि लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरन, लेक एरी और लेक ओंटारियो, ये चारों लेक अमेरिका में भी हैं और कनाडा में भी हैं। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी लेक है जो केवल अमेरिका में है, तो वो है लेक मिशिगन। जैसे आपको पता होगा, इंडस रिवर सिस्टम में एक लौती नदी जो कि पाकिस्तान में नहीं बहती है, वो है हमारी ब्यास नदी। ये चीज पता थी कि नहीं पता थी? तो कमेंट में जरा मुझे बता दीजिए इंडस के साथ 5 नदियों के नाम, है ना। और इंडस वाटर ट्रीटी अगर किसी को पता है तो वो भी बता दे कि कौन कौन सी नदियों का पानी भारत इस्तेमाल करता है और कौन कौन सी नदियों का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। तो लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन, लेक एरी और लेक ओंटारियो। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इनको वेस्ट से ईस्ट में लगाइए, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपकी सुपीरियर आ जाएगी, फिर आपकी मिशिगन आ जाएगी, और इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक भी अभी बता देता हूँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके। फिर आपकी लेक ह्यूरन आ जाएगी, फिर आपकी एरी आ जाएगी, और फिर आ जाएगी ओंटारियो। देखिए, विश्व में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी जल है, यानी कि फ्रेश वाटर की लेक, वो है लेक सुपीरियर। तो ये सबसे ज्यादा वेस्ट में भी है और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी जल है। यहां से आपको याद आ जाएगा, यहाँ पे आप देखिए इसकी जो डेप्थ है वो भी दी है और ये सबसे ज्यादा है। फिगर में भी देखने में सुपीरियर सबसे बड़ी दिख रही है। सुपीरियर के बाद आएगी वो लेक जो कि पूरी तरीके से यूएस में है। तो आपको पता है मिशिगन पूरी तरीके से यूएस में है, तो दूसरे नंबर पे वो आ गई। फिर आप ह्यूरन, एरी, ओंटारियो याद कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 तो मैंने पहले ही के बता दिए, बाकी आप अगर इनको 2-3 बार अपने मुंह से ही पढ़ेंगे, रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। अब आपसे पूछ सकता है डिट्रॉइट शहर कहाँ पे है? डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल का हब है, ये आपको पता होगा, ऑटोमोबाइल हब है। फिर आपसे टोरंटो पूछ सकता है कहाँ पे, तो ओंटारियो के पास में, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें खुद से देखने वाली होती हैं, और जितना ज्यादा आप मैप की स्टडी करोगे ना, उतना ज्यादा आपका क्लियर होगा। मैं यहाँ पे जितना बता रहा हूँ, हो सकता है एग्जामिनर उससे अलग भी पूछ ले। ये क्वेश्चंस तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे अलग भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको भी अपनी मैप की स्टडी करनी चाहिए, बहुत इनडेप्थ स्टडी करनी चाहिए। अब हम मेजर माउंटेन रेंजेस को देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पे आप देख सकते हैं ये अलास्का रेंज है, ठीक है। ये अलास्का अमेरिका का 49th स्टेट है, ओके। ये अमेरिका ने अलास्का खरीदा था रशिया से, ये पहले रशिया का हिस्सा होता था, बेरिंग स्ट्रेट से रशिया यहाँ पे अलग होता है। ये एशिया जो आपको दिख रहा है, ये बेरिंग स्ट्रेट से अलग होता है। यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी मैकेंजी माउंटेन्स, ये आप देख लो, ये पूरी की पूरी रेंजेस हैं, और इसमें माउंट मैकिनले जो है वो सबसे बड़ी माउंटेन है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब अमेरिका जब आता है, तो मैंने आपको बताया था ये 13 कॉलोनीज थी, जिनको ब्रिटेन और फ्रांस ने जहां पे अपनी बस्तियां बसा के रखी थी। ये इसके आगे नहीं बढ़ पाए थे। क्यों नहीं बढ़ पाए थे? क्योंकि आप देख सकते हो, ये आपको यहां पे दिख जाएगा, ये जो आपको दिख रही हैं एप्लेचियन माउंटेन्स, ठीक है। ये हालांकि हाइट में छोटी हैं, लेकिन उस समय ना उतनी टेक्नोलॉजी थी, ना यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन उतना ज्यादा था, तो ब्रिटिशर्स इसके आगे बढ़े ही नहीं थे। तो अमेरिका का जब विस्तार होना चालू हुआ, तो एप्लेचियन माउंटेन से वो लोग आगे बढ़े। बीच में आते हैं ये पूरे के पूरे फार्म एरियाज, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेरीज जिन्हें आप कहते हो, हरे घास के मैदान। और फिर अमेरिका के, ये तो ईस्ट कोस्ट हो गया अमेरिका का, अगर अमेरिका के हिसाब से देखें, और वेस्ट कोस्ट पे आती हैं रॉकी माउंटेन्स,
ठीक है, ये वेस्ट कोस्ट पे आती हैं रॉकी माउंटेन्स, ये चीज याद रखिएगा। फिर यहाँ पे कोलोराडो का प्लेटू आता है, तो ये पूरी तरीके से अमेरिका में है और कुछ हिस्सा इसका मैक्सिको में भी है, ये भी याद रखिएगा। अगर दुनिया के सबसे पुराने एरियाज की बात करें, जो सबसे पहले जिनका निर्माण हुआ बहुत ही पहले इपोक में, तो वो है कैनेडियन शील्ड। अब कैनेडियन शील्ड क्या है? कैनेडियन शील्ड एक तरह का प्लेटू है। ये ऐसा प्लेटू है, देखिए प्लेटू भी कई तरीके के होते हैं। एक प्लेटू का प्रकार होता है जो कि किसी माउंटेन या किसी हिल के पास जिसका निर्माण होता है। जैसे कि अगर आप तिब्बतियन प्लेटू की बात करेंगे तो वो हिमालयास के पास में बना हुआ है। वैसे ही एक प्लेटू का प्रकार होता है जो किसी कोस्ट के पास बनते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं ये तटीय क्षेत्र है, तो यहां पे जो कैनेडियन शील्ड है ये कोस्टल प्लेटू के उदाहरण में आ जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा, कैनेडियन शील्ड आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहां पे स्थित है। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो ये मैक्सिको का क्षेत्र आ जाता है पूरा का पूरा, ये सियरा मैड्रे का क्षेत्र है। और यहाँ पे जो भी आपको मेन चीजें थी वो मैंने बता दी हैं। माउंट बेकर है, छोटे मोटे कई माउंटेन्स है, जैसे माउंट लोगान है, माउंट बेकर है, माउंट सेंट एलिया है, माउंट डेनाली है। ये सारी चीजें भी आपसे नॉर्मली नहीं पूछी जाती, बट एक बार एक नजर सब पे डालना जरूरी है। बाकी जो मेन चीजें मैंने आपको बता दी, और शुरुआत में मैंने आपको क्लाइमेटिक फिगर्स बता दिए कि कहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे एक और प्लेटू है, ओजार्क का प्लेटू, ये याद रखिएगा पूरी तरीके से अमेरिका में है, ओजार्क का प्लेटू। आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है मैं बताने जा रहा हूं, जो कि करंट से जुड़ी हुई है। आप सबने सुना है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में, ये आप देख रहे हो कैलिफोर्निया जो प्रांत है, और ये अमेरिका के वेस्टर्न हिस्से में है। ठीक है, अमेरिका भी तो पश्चिमी और पूरब में बसा हुआ है। तो जैसे भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा कौन सा है? गुजरात का कच्छ है। और सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। तो वैसे भी अमेरिका का सबसे ज्यादा पश्चिमी है तो कैलिफोर्निया है, और आपका सैन फ्रांसिस्को है। यहां पे क्या हो रहा है? ये नेवाडा स्टेट है, ये लॉस एंजलिस है। लॉस एंजलिस इंपॉर्टेंट है कैलिफोर्निया का, क्योंकि यहां पे है हॉलीवुड। यहां पे क्या हुआ कि एक लोकल विंड यहां पे बहती है जिसका नाम है सेंटा एना। तो विंड तीन प्रकार की होती हैं, एक परमानेंट विंड होती है, एक सीजनल विंड होती है, और एक लोकल विंड होती है। तो आप में से कोई मुझे जवाब में बताएगा कि लोकल विंड के दो उदाहरण, दो कोल्ड विंड्स आपको बतानी है और दो हॉट विंड्स बतानी है, और वार्म विंड्स, और वो कहां कहां बहती हैं आपको ये भी मुझे बताना है। मैं आपको यहां पे ये बता रहा कि ये सेंटा एना जो है ना, ये आपकी वार्म विंड है, और ये कैलिफोर्निया में ही बहती है, और ये बहुत ही ज्यादा गर्म होती है। तो जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट फायर है वो और भी ज्यादा हो रही है, क्योंकि सूखी पत्तियां हैं, जंगल में आग लगने के कोई भी कारण हो सकते हैं, कैंपिंग की वजह हो सकती है, या किसी ने सिगरेट जला के फेंक दिया वो भी वजह हो सकती है। ये सारे तो ह्यूमन मेड कारण हैं। फिर भी एक्सेसिव हीट होना, तो यहाँ पे आप अगर इंटरनेट पे चेक करोगे तो पूरे के पूरे जो क्लाउड्स हैं और बाकी जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा का पूरा ऑरेंज कलर में हो गया है। इतनी ज्यादा यहाँ पे तबाही मची हुई है। तो इसका एक रीजन सेंटा एना विंड भी है, ये चीज आप याद रखिएगा, सेंटा एना विंड और कैलिफोर्निया, क्योंकि ये करंट में है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। इसके अलावा आपके कोई सजेशंस अगर हैं फिजिकल वीडियो में और क्या ऐड किया जा सकता है तो वो भी आप कमेंट थ्रेड में बताएं। देखिए, आप कमेंट करोगे, आप पार्टिसिपेट करोगे तो ही चीजें बेहतर होंगी, उसके बिना तो नहीं होंगी ना। बाकी तो मुझे जितना अच्छा लगेगा, जितना समझ में आएगा मैं करा दूंगा, बट अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो हो सकता है मैं और भी ज्यादा कराऊं, तो जिससे फायदा सबका हो जाएगा। तो पार्टिसिपेशन से मत चूकिए, आपके पार्टिसिपेशन से ही ये सीरीज आगे बढ़ेगी और अच्छी तरह से चलेगी। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।